हमारा नेक्स्ट टर्म है लायबिलिटीज। एसेट्स की तरह लायबिलिटीज भी आप शब्द बार बार सुनेंगे। और लायबिलिटीज का मतलब है अमाउंट पेएबल टू द आउटसाइडर्स बाय द बिजनेस। जो पैसा हमने दूसरों का देना है वो हमारी लायबिलिटी है। एक तरह से आप बहुत ही छोटे शब्दों में कह सकते हो, हम पर उधार। हमारा पास जो भी दूसरों का पैसा है, जो हमें दूसरों का पैसा चुकाना है, उनको पे करना है, वो हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी एसेट्स का जस्ट उल्टा है। एसेट्स वो थे जो कीमती चीजें हमारी हैं, या कह सकते हो कि हमारा पैसा जो दूसरे, हमारे कुछ चीजें हमारे पास भी होंगी, दूसरों के पास भी हो सकती है। जैसे डेटर्स, हमारा पैसा डेटर्स के पास पड़ा है। यहाँ पर वो है जो दूसरों को हमें पैसा देना है, जो उधार है हम पर, वो लायबिलिटीज है। एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमें पैसा देना होता है क्योंकि उनसे हमने उधार में सामान खरीदा है। ये वर्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमने बिल्स रिसीवेबल वर्ड पढ़ा था, ऐसे ही वर्ड होता है बिल्स पेएबल। जिस बिल के बदले मुझे पैसे मिलने हो वो बिल्स रिसीवेबल, और जिस बिल के बदले मुझे पैसे देने हो वो बिल्स पेएबल। बैंक लोन, जो मैंने बैंक से लोन लिए हुए हैं, या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स के अलावा कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस, LIC, ये भी लोन देते हैं। अगर इनसे लोन लिया है तो वो भी हमारी लायबिलिटी भी वापस करोगे। लोन फ्रॉम रिलेटिव्स या फ्रेंड्स। उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट। इस वर्ड का को समझो, बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब हुआ। बैंक सब आपको पता है क्या होता है। ओवर का मतलब एक्स्ट्रा, ओवर है ना। ओवर वर्ड आपने कई बार यूज किया होगा। ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक में आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा पैसा निकाल लिया है। अब क्या ऐसा हो सकता है? नॉर्मली नहीं हो सकता है, लेकिन बैंक ये फैसिलिटी अपने कुछ कस्टमर्स को देता है कि जरूरत के टाइम पर हमारे कस्टमर्स जितना उनके अकाउंट में पैसा हो उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे में उनका बैलेंस नेगेटिव हो जाता है और वो पैसा हमें चुकाना पड़ता है। सपोज मेरे अकाउंट में 10,000 है और मुझे 15,000 रुपीज़ की ज़रूरत है, तो नॉर्मली तो मैं 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर ये फैसिलिटी मुझे मिली हुई है तो मैं इसमें से एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने 15,000 रुपये निकाल लिए तो मेरे अकाउंट में -5,000 रुपये हो गए। ये -5,000 मुझे जल्दी से जल्दी बैंक को वापस करने हैं जैसे ही मेरे पास पैसे आए, और जितने दिन तक ये पैसा मैं यूज करूंगा उतने दिन का बैंक मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यानी ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ये भी एक तरह का लोन है, बट इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और ये एक लगातार मिले रहने वाला लोन है। आप इसको चुका दोगे, कुछ दिनों बाद आपको फिर जरूरत पड़ेगी, फिर यूज कर सकते हो। ये आपको लगातार मिलता है, इसके लिए आपको कोई बार बार डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटीज जो हैं वो दो तरह की होती हैं। लायबिलिटीज में एसेट की तरह बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं है। एक नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरा करंट लायबिलिटी। डेफिनेशन अभी लिखते हैं, पहले समझ लेते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी, जैसा कि मैंने बताया था कि करंट का मतलब है जो अभी है, बाद में ना हो। तो करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो बहुत जल्दी जल्दी बदल जाती हैं। जनरली करंट लायबिलिटी के लिए ये बोला जाता है कि उनको विद इन ईयर, एक साल के अंदर अंदर पे करना पड़ता है। उनकी वो एक साल से ज्यादा तक अनपेएबल नहीं रह सकती। तो इनमें से कौन सी ऐसी लायबिलिटी जो एक साल के अंदर पे करना पड़ेगा? क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल है। बैंक लोन नॉर्मली एक साल से ज्यादा के लिए लिया जाता है। लोन फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी
5 साल 10 साल के लिए लिया जाता है। रिलेटिव्स के लिए लोन भी नॉर्मली, लोन वर्ड ही है कि लॉन्ग टर्म होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म होता है, मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था, ये जल्दी से जल्दी आपको वापस करना है। एक शब्द मैं और भूल गया हूँ, और भी चीजें एग्जांपल भूल गया हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? ये वो एक्सपेंसेस हैं जो हमें हम पर ड्यू हो गए हैं, यानी हमने वो उसका फायदा ले लिया है लेकिन अभी तक पे नहीं करे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक आप लोगों ने फीस पे नहीं करी है जबकि अगस्त की पढ़ाई शुरू हो चुकी है ना। ऐसे ही मोबाइल में भी होता है, या फिर पोस्ट पेड होता है। पोस्ट पेड में क्या है कि पहले हम कॉलिंग करते रहते हैं और नेट यूज करते रहते हैं, बाद में बिल आता है। आपका बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं घर पे, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो सब आउटस्टैंडिंग बिल है जिसका आप यूज पहले कर चुके हैं और पेमेंट उसकी यूज करने के बाद करते हैं। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मुझे अभी तक जुलाई की अगर सैलरी ना मिली हो तो कह सकते हैं कि स्कूल की तरफ से सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो स्कूल को मुझे सैलरी देनी है, तो ये स्कूल की एक लायबिलिटी हो गई। ऐसे ही इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी इनकम्स जो मुझे, ये मैं चार्ट हटा रहा हूँ कि चार्ट आप देख चुके होंगे। ऐसी इनकम जो मुझे एडवांस में रिसीव हो गई, जैसे स्कूल को अगर आप अभी फीस जमा करेंगे तो आप सितंबर तक की फीस जमा कर देंगे, तो सितंबर की फीस जो है आपसे मिल गई है, तो वो पैसा मेरा नहीं है, वो पैसा अभी आप ही को बिलोंग करता है। या ये कहूँ कि उसके बदले मुझे आपको सर्विसेज देनी पड़ेंगी और नहीं दे पाऊंगा तो पैसा लौटाना पड़ेगा, तो ये मेरी लायबिलिटी होती है। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कस्टमर हमें कोई चीज खरीदने के लिए एडवांस पेमेंट दे देते हैं। जैसे आप कुछ सामान खरीदने गए, काफी बड़ी अमाउंट का था, 50,000 का, तो आप 5,000 दे गए, उसने कहा बाकी सामान पहुंचा दोगे तो उसके बाद दोगे। ऐसे ही अगर आप अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह से पेमेंट करने के बाद सामान खरीदते हो तो पेमेंट पहले करते हो, सामान 4-5 दिन बाद आता है, तो उनके पास ये पैसा पहले ही रिसीव हो जाता है, एडवांस में रिसीव हो जाता है। तो जब तक ये सामान हम तक नहीं पहुंच जाता और श्योरिटी नहीं हो जाती जो हमसे रख रहे हैं, तब तक वो एडवांस माना जाता है और वो हमारा अपना पैसा नहीं माना जाता, वो कस्टमर्स का पैसा हमारे पास जमा है ये माना जाता है। इसलिए एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर हमारी लायबिलिटी होती है। और ये जो तीनों मैंने नई चीजें लिखी हैं, तीनों हमारी करंट लायबिलिटी है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती है, कुछ ही दिनों के लिए होती है। अब बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी की। तो नॉन करंट लायबिलिटीज, इन्हें आप फिक्स लायबिलिटी भी कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसके लिए नॉन करंट लायबिलिटी की वर्ड यूज किया जाता है। इट इज द लायबिलिटी which is payable by the business after a period of more than 1 year, after a period of more than 1 year। एग्जाम्पल, बैंक लोन, loans from फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब मैं कुछ टर्म लिखूंगा जो अभी आपको समझ नहीं आएंगे। डिवेंचर्स, स्टॉक मार्केट आपने सुना होगा, स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर ये मिलते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनीज के पास बोरो करने का एक ऑप्शन होता है, तो इसको अभी आप एग्जाम्पल की तरह याद कर लो, क्लास 11th में ही इसका मीनिंग आपको समझ आ जाएगा। पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। दूसरा टर्म है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज क्या है? करंट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी
विच इज पेबल विद इन अ ईयर, जो 1 साल के अंदर पे करना है, ऐसी लायबिलिटीज करंट लायबिलिटी पे कहलाती हैं, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, एडवांस इनकम्स, या कह सकते हो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये सब जो है हमारी करंट लायबिलिटी है। एग्जाम्पल पहचानने के लिए भी कहा जा सकता है, एग्जाम में एग्जाम्पल पूछा भी जा सकता है। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ लायबिलिटी हुई।